हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आजकल कुछ क्राइम की खबरें कुछ ज़्यादा आ रही हैं, और क्राइम कौन कर रहा है? खुद पुलिस के बारे में कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ गोरखपुर में हुआ वो आपके सामने है। इसके अलावा सिद्दीक कप्पन जो जर्नलिस्ट हैं केरला के, हाथरस जाते हुए जिनको अरेस्ट कर लिया गया था उस रेप केस की, वो रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे, उनके खिलाफ जो चार्जशीट आई है वो भी बहुत ही दिलचस्प है। यानी किसी ने गुनाह नहीं किया, ये ऐसा गुनाह कर सकता है, ये बताया गया। चार्जशीट का मतलब होता है कोई गुनाह करो, उसकी डिटेल बताओ ताकि कोर्ट उसके बारे में फैसला ले सके। इसके अलावा दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में एक शूट आउट हुआ जिसमें बताया गया कि क्रिमिनल ने अपने दूसरे राइवल को एक तरह से गोली मार करके कत्ल किया, लेकिन जो हमला करने वाले थे वो दो लोग भी पुलिस की गोली से मारे गए। ये कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो बहुत ही हिला देने वाले हैं। अदालत के बीच में खुद जज अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में अपने आप को महसूस करे, कहाँ सिक्योरिटी गई, और एक जर्नलिस्ट जो रिपोर्टिंग के लिए जा रहा है उसको रोक करके उसके खिलाफ ऐसी चार्जशीट आए। ये सब ऐसे वाक़यात हैं। और ख़ुद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है और अपना ज़िला है गोरखपुर, वहाँ पुलिस ऐसे एक बेगुनाह आदमी को कत्ल कर दे और उसके बाद जो FIR हुई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पुलिस के लोग वहाँ पहुँचे, 3 लोगों के नाम दिए गए, 3 लोगों को अज्ञात कह दिया गया, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में किसी भी ऑपरेशन पर जब जाते हैं थाने में मालूम होता है, लिखा जाता है कौन कौन किस ड्यूटी पर जा रहा है। ये इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं और प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आप ये बताइए कि आखिर ख़ास तौर पे मैं पहले उत्तर प्रदेश में जो कुछ ये 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ है और क्या कुछ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो हाल है, अगर आप ये समझें तो ये समझिए कि जिसे कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी। फर्रुखाबाद भी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में जो है अपराध और पुलिस वाले वो खुद ही अपराध कर रहे हैं, यानी बाढ़ जो है खेत को खा रही है। और ये हालत कहाँ है? गोरखपुर में है। गोरखपुर जो कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी है और मठ भी है। जी 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 जी। और वहाँ पर और जो मठ का काम होता है गुनाहों से दूर रखना लोगों को। जी जी, सन्यासी कोई भी धर्म जो होता है वो लोगों को अपराध से रोकने का काम करता है। लेकिन आप समझे नहीं, योगी जी जो है वैसे वेशभूषा में साधु हैं। हाँ। लेकिन उन साधु ऐसे साधु हैं जिनके ऊपर 51 केस चल रहे हैं। अच्छा। 51 FIR उनके यानी पास आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने गुनाहों को बचाने के लिए इस रंग की वेशभूषा रखते हैं? नहीं, जब उन्होंने वेश पहना उसके बाद ये अपराध करने शुरू किए। अच्छा, ये और भी खतरनाक है। ये और भी खतरनाक है, क्योंकि साधु के रूप में शैतान वाला काम जो है, अगर कोई आदमी करे तो फिर आप साधु और शैतान में फर्क ही नहीं कर सकते। जी 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 जी। अब जो मामला हुआ और गोरखपुर में पुलिस कहती है जी हम इनकी आइडेंटिटी जानना चाहते थे। उन्होंने खटखट किया और कहा आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ अपने। तो आप समझिए किसी भी होटल में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी ID लेते हैं, वो रिसेप्शन पे मिल और रजिस्टर में दर्ज होती है। तो पुलिस का ये कहना गलत है कि उनकी ID नहीं थी। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जी इसने कहा भाई सोने क्यों नहीं देते। अब कोई भी आदमी अगर सो रहा है तो ये उसका अपराध नहीं है। बिल्कुल। तीसरा अपराध वो कहते हैं जी इन्होंने शराब पी रखी थी। अब किसी भी होटल में जाकर अगर आप रात को शराब पीते हैं या खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं जो व्यक्तिगत काम है, तो उसको पुलिस को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, वो भी गुनाह नहीं रहता। तो जो वहाँ के जो ये SHO हैं जगत नारायण सिंह, जिनको लोग नगद नारायण सिंह कहते हैं, कि उनका जो अगर आप चरित्र चाल चेहरा देखेंगे, जो बीजेपी का एक नारा है, तो वो ये है कि जगत नारायण सिंह कांस्टेबल से SHO बने। अच्छा। वो सीधे ऐसे नहीं है जो ऐसा बने हो कुछ और नहीं। अच्छा। उन्होंने पहले 9 मुठभेड़ में 9 लोगों को मारा। उसके बाद उन्होंने जब से वो यहाँ के गोरखपुर के इस चौकी के थानेदार बने, तब उन्होंने वहाँ पर अब तक 3 लोगों को मार दिया। एक शुभम लड़का था, उसको मारा। वो तो मारने के लिए एनकरेजमेंट शुरू से ये कहते हुए
थी चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि कोई भी क्रिमिनल बाकी ना रह जाए, एनकाउंटर कर दो, ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो। बिल्कुल। तो ये ठोक दो नारा जो है ये योगी आदित्यनाथ का नहीं है। हाँ, अच्छा, ये जगत नारायण सिंह है। अच्छा। जगत नारायण सिंह कहते हैं ठोक दो। अच्छा। तो ये नारा जो है योगी जी ने जगत नारायण सिंह से सीखा। अच्छा। और एक तरह से जगत नारायण सिंह जो है इस मामले में योगी जी के गुरु हैं। हाँ, तो इसका मतलब वो उनकी पसंद के भी हैं जो उन्होंने वहां रखा है। जी हाँ, इसीलिए रखा है। उन्होंने पहले, मैंने आपको जैसे बताया, शुभम कुमार था उसको मारा। हाँ। फिर उसके बाद गौतम सिंह था एक लड़का, उसको मारा। फिर ये तीसरी हत्या ये हुई। और तीनों हत्या होने के बाद, जैसे कि आपने कहा कि वो चार्जशीट में वो जो FIR लिखी है, हाँ। उसमें वो लिख रहे हैं जगत नारायण सिंह पुत्र अज्ञात। अगर आप कहो कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अपने थाने वाले के, यानी थानाध्यक्ष जो है, थाने का थानेदार है, उसके ही बाप का नाम नहीं पता, तो समझो यूपी में किसके बाप का नाम क्या है? दूसरे का। तो बहुत ही, ये इससे बड़ा, मतलब इसे क्या कहा जाए, अपराध कहा जाए, इग्नोरेंस कहा जाए, एरोगेंस कहा जाए, क्या कहा जाए कि अपने ऑफिसर के बाप का नाम नहीं लिख रहे? क्या उनके रिकॉर्ड में सब कुछ अवेलेबल नहीं है? ये जानबूझकर गलतियां की जाती हैं, इसी पे तो संदेह का लाभ मिलता है अभियुक्त को। बाद में ये उठेगा सवाल जब भी बाद में कोर्ट में मुकदमा चलेगा कि भाई जगत नारायण सिंह के बाप का नाम नहीं पता। कहेंगे SHO का नाम का नहीं पता, थाने वालों को नहीं पता। थानेदार में अगर मैं हूँ और मेरे ही थाने में वो FIR लिखी जा रही है, तो जो मुहर्री है, जो लिखता है, उसको नहीं पता कि मेरे थानेदार का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है। तो ये जानबूझकर कमियां छोड़ी जाती हैं, और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में होता है जब भर्ती होती है, ये जानबूझकर छोड़ी जाती हैं ताकि आप जो है उनको छुड़ा सकें। अब जैसे उन्होंने लिया 3 पुलिस वाले अज्ञात थे, 6 पुलिस वाले गए, 3 के नाम लिख दिए, 3 के बारे में लिख दिया अज्ञात है। तो इसका मतलब थाने वालों को नहीं पता कि ये 3 लोग, यानी उन्हें बचाने का इंतजाम अभी से किया जाए। ये बिल्कुल लूली लंगड़ी लल्लू पंजू वाली जो होती है ना FIR, वो दर्ज की गई है ताकि उनको आराम से बेल मिल जाए। जैसे बेल के लिए वो जाएंगे 3 कि जी वी आर नॉट नेम्ड अक्यूज्ड इन द FIR, हम तो अज्ञात है, हमारा नाम नहीं है, तो वो कोर्ट कहेगी इसको बेल दे दो। फिर दूसरे को भी मिल जाएगी, फिर तीसरे को मिल जाएगी। फिर जब ये चौथा जाएगा तो वो कहेगा जी 3 को बिल मिल गई है, मेरे को भी दे दो। तो जज कहेगा अच्छा तीसरे को भी दे दो, क्योंकि इसके बाप का नाम तो लिखा ही नहीं, इसका एड्रेस भी नहीं लिखा। फिर दूसरे को भी मिल जाएगी, और जो मेन अक्यूज है जगत नारायण, उसको भी बेल मिल, जगत सिंह जो है उसको भी मिल जाएगी। और फिर कहेंगे जी सबको बेल मिल गई। तो ये जो है पुलिस के काम करने की एक शैली है उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में। ना वो IPC का पालन करते, ना CRPC का करते। और इसलिए जो है हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध जो है, संगठित अपराध पुलिस वाले करते हैं। किसी भी आदमी को मरवाने का सबसे आसान तरीका है, या तो आप किसी गुंडे को पैसे दे दो या पुलिस वाले को पैसे दे दो। मतलब पुलिस वाले को देना ज्यादा रिलायबल है या गुंडे को? पुलिस वाले को देना ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि वो जो है कहेगा क्योंकि उसे एनकाउंटर कर दिया, और उसके बाद जो है 4-10 FIR लिख देंगे, उस आदमी को बताने के लिए कोई इंक्वायरी होगी और बताएंगे जी ये तो बड़ा दुर्दांत अपराधी है, तो उसको उसके बाद प्रमोशन भी मिलेगी और मेडल भी मिलेगा। जी जी जी। उत्तर प्रदेश जो है अपराधों का घर बन गया, और उत्तर प्रदेश में आप समझिए आपकी जान अब तो वो OSD का, उसकी वाइफ को जो है वो बड़ा सा ओहदा देने की बात कर गए चीफ मिनिस्टर साहब। आप नहीं समझे। और 10 लाख रुपए अखिलेश यादव ने भी कह दिए कि हम भी दे देंगे। ये तो क्या क्या ये है? तो ऐसा काम किया है इन्होंने कि जो गरीब घर की औरत है, जिनकी अपने पतियों से नहीं बनती, वो सोचेंगी कि इसको भी कोई एनकाउंटर करके मार दे तो मुझे भी 1 करोड़ रुपये मिल जाए। जैसे बहुत सारी औरतें होती हैं, पति की जब वो करा देती हैं इंश्योरेंस, तो कहती हैं कि तुम जो है इंश्योरेंस की किस्त हम बेकार में दे रहे हैं, इसका हमें नुकसान हो रहा है, हाँ इसलिए तुम्हें मरना चाहिए। कहती नहीं है, मंशा ही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश एक अलग विचित्र देश है पूरी दुनिया में कि आप पहले किसी के पति को मार दो, फिर उसको कहो जी 1 करोड़ रुपए ले ले, फिर उसके बाद जो है आप लाश का मोल भाव कर रहे हैं, फिर कहते हैं जी तू तेरे को OSD बना दे। आपको याद होगा विवेक तिवारी को मारा था, जो एप्पल कंपनी का था, जो एक अपनी सहयोगी के साथ जो है रात को लखनऊ में जा रहा था, तो उसको मार दिया। फिर तिवारी को कहा कि तू जो है 1 करोड़ रुपए ले ले और तू जो है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में OSD बन जा। अब इस दूसरी जो है गुप्ता को कहा है कि मनीष गुप्ता की वाइफ को, उसे बनाया नहीं बनाया? बना दिया। अच्छा, बना दिया। ये तो उदाहरण है ना, ताकि सबको मिले हाँ जी सरकार जो है बड़ी जो है अपने वचनों के प्रति जो है और बड़ी नरम दिल भी है। नरम दिल क्या, खोल के वो कहती है ले लो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे यूपी में चाहे आप बदमाश हो या शैतान हो, ये बात कौन तय करता है कि इस आदमी को मार दिया जाए? भगवान नहीं करता। जैसे हम कहते हैं यमराज करते हैं, ये यमदूत आते हैं। हिंदुस्तान में अगर उत्तर प्रदेश में आपका जीवन और मौत है, वो पुलिस वालों के हाथ में है या सत्ताधीशों के हाथ में। जैसे विकास दुबे उसने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करके जब उसे उज्जैन से ला रहे थे तो रास्ते में मार डाला, वो गाड़ी पलट दी। उससे पहले आप देखेंगे
कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ है। आज जो है नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है उसने जो 1-2 दिन पहले रिपोर्ट दिया, उसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक आदमी की हत्या हो रही है। हर 2 घंटे में एक आदमी की हत्या होने का मतलब है, ये बड़ी बात है। ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। योगी जी कहते हैं ना बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं दिल्ली में और जगह, उत्तर प्रदेश नंबर 1, तो अपराध में नंबर 1 है। जी। अच्छा, अब बलात्कार में नंबर 1। हाँ, तो ये बहरहाल बहुत ही तकलीफ दे बात है और लोगों के लिए, पूरे देश के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश जब कोई बड़ा वो होता है तो उससे जुड़े हुए लोग पूरे देश में होते हैं, ऐसा नहीं होता है, असर सब पे होता है। हम भी खुद उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो खैर, अब मैं उस पर जाना चाहता हूँ। ये सिद्दीक कप्पन की जो चार्जशीट है वो कितनी अजीब है या कितनी ठीक है? क्या कुछ आपको लगता है उस चार्जशीट में जो आया है वो बहुत ही गैर मामूली सी चीज़ है, और इसको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये आदमी अभी पहुंचा नहीं था जिसको वो क्राइम बताना की कोशिश कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट करता, वहाँ चला जाता, दुनिया के मीडिया के लोग जा रहे थे, वो भी चला जाता तो क्या फ़र्क पड़ता। वो अगर एक आर्टिकल लिख देता या रिपोर्टिंग कर देता तो जाहिर है वो गलत लिख रहा है, आप बाद में कार्रवाई कर सकते थे। अब ये चार्जशीट जो है वो क्या है? क्राइम के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए। हाँ, क्राइम जो होता है आपकी इच्छा पे नहीं होता। अच्छा। पुलिस जब आती है जब क्राइम हो चुका था। अच्छा। जैसे कोई आदमी कहे कि मुझे इस आदमी से अपनी जान का खतरा है, तो ये इस पर कोई एफआईआर नहीं होगी, पुलिस कहेगी ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ। ऑफेंस होने के बाद पुलिस हमेशा पोस्ट क्राइम सिनेरियो में दाखिल होती है। बिल्कुल। जब आपने कोई जुर्म हो जाता है, जुर्म होने के बाद पुलिस आती है। अब ये जो एफआईआर जो चार्जशीट लिखी गई है, ये जो है किसी जैसे जासूसी उपन्यास लिखते हैं ना, कहानी लिखते हैं, किसी उस आदमी ने लिखी है। उससे उन्होंने अपने 5000 पेज की जो एफआईआर और चार्जशीट जो अभी अप्रैल में दायर की है, उसमें लिखा है कि ये जो सिद्दीक कप्पन है इसकी दिल्ली में दंगे बढ़ाने की मंशा थी। अच्छा। अब मंशा को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या सबूत ला करके देंगे आप? मंशा थी। अब ये तो मैं कोई भी आदमी किसी को मैं कह सकता हूँ मोदी जी की मंशा है कि देश भेज दूँ। मैं कह सकता हूँ कि अमित शाह की मंशा है कि मैं अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना दूँ। जी। सारे जो आरएसएस के लोग हैं उनकी मंशा है कि सारे मुसलमान मर जाएं। जी। तो सब पे एफआईआर नहीं लिख सकते आप। सही। फिर वो कहते हैं जी कि इसने जो है जो अब एक आईबी का जो ऑफिसर था, वो शर्मा जी मरे और एक रतन लाल करके हेड कांस्टेबल मरा नॉर्थ ईस्ट के दंगों में। तो उनको कमकर दिखाने की कोशिश की। अच्छा। अब ये कमकर दिखाने की कोशिश कौन सी होती है ये नहीं समझ आती। और फिर वो कहते हैं कि ताहिर हुसैन के जुर्म को कम दिखाने की कोशिश की। अब ताहिर हुसैन ने जो जुर्म किया है, एक पत्रकार क्या कर सकता है? पत्रकार जवानी तो लिखेगा, लैंग्वेज लिखेगा। इस आधार पर तो आप जो है हर आदमी को जो है जितने भी पत्रकार बैठे हैं वो अपने किसी से खेलता है, शब्दों से खेलता है। आपका लिखने का तरीका है। अब एक जैसे आप जब भी टीवी देखेंगे वो एक अजीब सा बेहुदा एक डायलॉग आता है कि फलाने ने फलाने पर निशाना साधा। अब निशाना साधा कोई तीर कमान चलाया या पॉइंट किया, तो ये आता है ना खूब निशाना साधा। खूब। अब निशाना साधा का कोई शब्द नहीं होता, ये जबान का एक स्लैंग है, एक मेटाफर है जिसको आप कहते हैं। तो उस बात को चार्जशीट में इनकॉर्पोरेट किया गया और चार्जशीट में कहा गया है सिद्दीक कप्पन जो है पीएफआई के साथ जो है इसका लेन देन था। अब पीएफआई क्या है? पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया। उसको गवर्नमेंट जो है आज तक उसको डिक्लेयर नहीं किया कि पीएफआई जो है गैर कानूनी संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, ऐसा कहीं नहीं है। पीएफआई वैसा ही संगठन है जैसी आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है। एक जो है उसकी विशेष विचारधारा हो सकती है, बहुत सारे लोगों से उसकी सहमति हो सकती है, लेकिन जिस तरह से जब गांधी जी की मौत हुई तो पूरे आरएसएस को प्रतिबंधित किया गया। ये नहीं है कि ये कह दिया जी ये जो है गैर कानूनी संगठन की तरह है। बिल्कुल। उसके बाद आरएसएस को बाद में भी आपने देखा कि इन्होंने माफ़ी मांगी, जब सरदार पटेल को चिट्ठी लिख के दी। उसके बाद 1977 में जब इमरजेंसी हटी, उससे पहले भी इनके बाद करतूत आई कि इन्होंने आरएसएस वालों ने तब इंदिरा गांधी से माफ़ी मांगी, देवरस ने। तो ऐसे संगठन जो कि प्रतिबंधित हो चुके हैं, जो उन्होंने की माफ़ी मांगी है लिखित में, वो दूसरे संगठन को कह रहे हैं जी ये पीएफआई से इनका संबंध है। फिर वो कह रहे हैं जी इसने जो है हमने इनका जो लैपटॉप वगैरह जो था उसको फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा, तो उसमें पता चला कि ये जो है जो आर्टिकल लिखते थे उसमें कहते थे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, और पुलिस कहती है कि पाकिस्तान चले आओ। यानी पुलिस कहती है, अगर मैं लिख रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट के या एज ए एडवोकेट मैं लिखता हूँ जी फलाने ने ये किया, तो ये तो बात हर एक कोई कहता है पाकिस्तान चले आओ, आप व्हाट्सएप खोल लो,
फेसबुक पर खेल लो, उसमें पता चलेगा जी सबको वो वीज़ा इशू करते रहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले हो। तो सिद्दीक कपूर ने अगर उसे रिपोर्ट कर दिया तो ये यूएपीए लगाने का कौन सा आधार हो गया? और यूएपीए लगाने का आधार अगर यही है तो ये तो किसी को भी आप कह सकते हो जी ये आदमी ऐसी बात कर रहा है। एक केंद्रीय मंत्री ने जो आज जो है देश के सबसे बड़े इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि फलानों को गोली मारो सालों को। तो जो मंत्री होके गोली मारने को कह रहा है उसको तो सिक्योरिटी मिली हुई है, कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है, मिनिस्टर बनाया भाई, मिनिस्टर बना हुआ है अभी। और बाकी के बाद बना है, मैं कह रहा हूं उसके बाद ही बना है। और बाकी जो लोग हैं दूसरे जिन्होंने ये नारा दोहराया उनको जो है वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी दे रखी है। अब सुधीर कप्पन पे वो कहते हैं जी ये जो है अलीगढ़ में जाकर हमारे के बाद 2 चश्मदीद गवाह है, लोगों को पैसे बांट रहा था और दंगे के लिए भड़का रहा था कि ठाकुरों के खिलाफ तुम जो है कहीं किसी तरह की हिंसा करो। तो मजे की बात यह है कि सुधीर कप्पन जो है वहां पर जहां हाथरस पहुंचना था वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, पुलिसों से पहले ही अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल। तो जो आदमी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंचा और राष्ट्रपति भवन में अगर 2 चश्मदीद गवाह हैं तो समझ लो कि पुलिस के कैसे गवाह हैं। जी, वो किसी तरह खड़े ही नहीं हो सकते। क्योंकि किसी भी आदमी की, जर्नलिस्ट की या किसी भी आदमी के आज के समय में अगर आप प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है वो अपने आप बता देगी। बिल्कुल। और वो गया भी नहीं वहाँ। तो ये सारी बात लगता है कि जैसे होता है कि जासूसी उपन्यास की तरह जो लोग बड़ी कल्पनाएं करते हैं, जिनको बड़ी वो हमारे एक उपन्यासकार थे वो लिखते थे झकझकी आ गई, झकझकी एक शब्द चलता, तो झकझकी आई और उसमें से विचार किया और उसे बता दिया जी झुमरी तलैया में जो है भैंस ने जो है मगरमच्छ के बच्चे को जन्म दे दिया। तो ये पुलिस ऐसी बात लिख देगी उसमें कि भैंस से जो है मगरमच्छ का बच्चा पैदा हो गया, इससे सुधीर कप्पन इसके लिए जिम्मेदार है। तो आप ये समझ सकते हैं कि लेकिन उसमें तो देखिए लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं। हो गई। आप कैसे भी कुछ भी लिख करके कागज डाल दें और अदालत में केस आगे ना बढ़ने दें, बेल ना होने दें, तो वो तो आदमी तो तबाह हो गया, उसकी फैमिली तबाह हो गई। यूएपी बनाने की मंशा यही है। यूएपी जिन लोगों पे लगाए, सीए जब हुआ रहा था और नागरिकता के कानून के ऊपर जो है लोगों ने विरोध किया वो पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आप देखिए औरतों को, लड़कियों को, बच्चों को रात को उठाकर जो है कहाँ कहाँ नहीं पीटा। उत्तर प्रदेश में लोगों को पीटा गया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, भाई ये गलत कानून है। उनके जो है पोस्टर लगा दिए गए चौराहों पर कि ये बड़े अपराधी हैं। और उसके बाद जो है आप देखिए कि अगर सरकार ही सोचे कि हमें ही कानून का तय करना है तो या तो सरकार को 2 काम करने चाहिए, अदालतें बंद कर देनी चाहिए और जितने जज वज हैं इनको कहोगे भाई तुम अपना बोरिया बिस्तर उठा लो और तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। न्याय जो है या तो आप तालिबान की तरह करें कि ऑन द स्पॉट होगा, कंगारू कोर्ट रोक लगेगी, आधे घंटे में वो फैसला कर देगी और कहेगी जी फलाना। रंजन गोगोई जैसे जज उनके पास थे, देखो सारे काम अपने करा लिए, तो अब क्या जरूरत है अदालतें बंद करने की, वहीं रहें और उनके काम के हों तो क्या बुरे हैं। ऐसा है, रंजन गोगोई है तो एनवी रमन्ना भी तो है। आप समझिए, अगर मैं सोचूं कि मैं जो है एक आदमी को बरगला सकता हूँ, बहका सकता हूँ, पोंछ के अपने जेब में रख सकता हूँ, ब्लैकमेल कर सकता हूँ, तो आपके सर पे भी तो बैठ के दूसरा पेशाब कर सकता है। ये क्यों भूल जाते हैं? जी। वो आपको छठी का दूध याद दिला देगा। तो ऐसा होता है कि रंग को आप कैसे पहचानते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट में जी। अगर सारा ही ब्लैक हो जाए तो आपको ब्लैक के बारे में समझ नहीं आएगा, शेड्स रह जाएंगे। लेकिन उसमें व्हाइट आएगा तो व्हाइट बता देगा कि ये जो है ब्लैक है। अच्छे को और बुरे को आप ऐसे ही पहचानते हैं। आप कहते हैं जी रामचंद्र जी आदर्श थे, तो रावण क्या था? रावण शैतान था। तो अगर राम की कहानी में सिर्फ राम ही हो तो वो कहानी बनेगी ही नहीं। बिल्कुल। अच्छे के बिना और बुरे के बिना आप दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। और यही कंपैरिजन अगर आप उत्तर प्रदेश में करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि गोविंद बल्लभ पंत जब यहाँ के वो मुख्यमंत्री थे, सुचेता कृपलानी यहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो ऐसे हालत में आप देखेंगे कि आज हम किस जगह आ गए हैं, आज जो है देश की हालत क्या हो गई है। और ऐसी हालत में मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा ना हो, दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा ना हो, उनके पिंजरे, उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सोआ। तो इस समय आप समझिए कि कातिल ही जो है सत्ता में बैठा हुआ है, कातिल ही आपकी रिपोर्ट लिख रहा है, कातिल ही आपको जो है हर तरह की पुचकारने की कोशिश कर रहा है। और दरअसल आपकी जान जो है वैसे ही खतरे में है जैसे मुर्गी की जान खतरे में होती है। और ये कहा जाता है कि मुर्गी के लिए तकुए का घाव जो है वही काफ़ी होता है। एक ऐसे सुआ मार दो तो मर जाएगी। तो यूपी के लोगों की हालत जो है उस मुर्गी के बच्चे की तरह है जिनकी जान जो है योगी सरकार की भ्रष्ट पुलिस के हाथों में असुरक्षित है। अच्छा, एक आखिरी जो हमने शुरू में बात की थी, ये दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में क्या कुछ हुआ? इस तरह का शूट आउट बहुत दिन के बाद
अदालत में कहीं नज़र आया है। ये क्या था, क्या कुछ था, आप इसको किस तरह से समझ रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप वकील हैं, आप अदालतों में भी जाते हैं, और अब अगर आप भी कहीं किसी अदालत में और वहीं कुछ ऐसा वाक़या हो जाए तो जाहिर है अब वो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। क्या कुछ हुआ ये? देखिए, 1 साल पहले भी जो कलकदुमा कोर्ट है वहाँ पे भी यही हुआ था। हाँ। और बाद में उस आदमी को जिसने उनको एक अपराधी को कोर्ट के अंदर गोली मारी थी उसको मार दिया था। तब भी जज साहब जो है पीछे छुप गए थे। उसके बाद हम देखते हैं रांची में एक एडिशनल सेशन जज है, उनको मार दिया। उससे पहले जस्टिस लोहिया को भी याद रखो कि जस्टिस लोहिया जो अमित शाह का मुकदमा सुन रहे थे, उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। और अब ये घटना जो हुई है ये बताता है कि दिल्ली में आलू खरीद सकते हैं आप, प्याज खरीद सकते हैं, टमाटर खरीद सकते हैं, पिस्तौल खरीद सकते हैं, गोली खरीद सकते हैं, बारूद खरीद सकते हैं। यानी दिल्ली जो है एक महफूज शहर नहीं है, और हर जगह हर चीज़ मिल रही है। और जिस तरह से इस बात को, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, ये अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अभी OLX पे आया कि दिल्ली में हथियार मिल रहे हैं, आप उसमें लोग उसमें साइट खोलो, वो कहेंगे जी कट्टा चाहिए, कौन से वाला चाहिए, माउजर चाहिए, कौन सी चाहिए, अच्छा, कौन सी पिस्टल चाहिए, सब है। OLX पे मिल रहा था। OLX पे, लेकिन वो भी तो लाइसेंस चेक, होम डिलीवरी है। लाइसेंस नहीं चेक करते वो देने से पहले? नहीं जी, नहीं, पास लाइसेंस वो तो होम डिलीवरी दे रहे हैं। वो तो आपको हेरोइन भी भेजेंगे और भी चीज़ें जिसे डार्क साइड बोलते हैं, वी कॉल देम डार्क साइड। लेकिन डार्क साइड अवेलेबल है और सभी चीज़ मिलती है, लड़कियाँ मिलती हैं, यानी परवर्टेड लोगों के लिए हर चीज़ मिलती है, तो दिल्ली में मिलती है। ये बहुत ही खतरनाक। तो जो आप रोहिणी के बारे में, रोहिणी कोर्ट की जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपराधी गोगी को मारा गया, उसमें 2 बात याद करिए। ये आता है जी कि जो मारने वाले थे वो 2 थे और जो गोगी था वो 1 था। उसके साथ ये खबर आती है कि मारने वाले जो है पुलिस की सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर कोर्ट में घुस गए। लेकिन उसके साथ स्पेशल सेल के 10 लोग गए, वो भी सादी वर्दी में थे, बिना आइडेंटिटी कार्ड दिखाए घुसे, उनके पास भी पिस्टल थी। तो आप ये मत कहो कि रोहिणी कोर्ट में 2 लोग जो है अपराधी वो पुलिस की, वो वकील की वर्दी पहन कर गए, 10 पुलिस वाले भी गए और उन्होंने भी कोई किसी से परमिशन नहीं ली है। तो इसका मतलब यह है कि रोहिणी कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जो है पिस्टल लेकर जा सकता है। लेकिन हमारी कानून में तो हथियार लेके जाना मना है ना अंदर? कानून में मना है, लिखा रहता है। आगने जैसे लिखा होता है ना कई जगह, रेस्टोरेंट में भी लिखा होता है कि फायर आर्म्स लेकर आप नहीं जा सकते। जी जी जी, बिल्कुल। क्लबों में भी लिखा होता है, हाई कोर्ट में भी लिखा हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट में मैं एक बार बात कर रहा था एक IO से जो लोकल था, उसी इलाके की बिट का IO था, तो सब इंस्पेक्टर, तो उसने बुझाया कि मुझे दिल्ली हाई कोर्ट में महीने में कम से कम 7-8 वकील साहब जो है पिस्टल के साथ घुस जाते हैं। अच्छा। और मैं उसके यहाँ बैठा हुआ था, उस समय कॉल आई हुई थी कि एक वकील साहब जो है पिस्टल लेके दिल्ली हाई कोर्ट में घुस गए। तो मैंने पूछा भाई ये कौन से लोग हैं? कहते हैं सारे वकील होते हैं जो दिल्ली के होते हैं या कुछ हरियाणा के होते हैं या गाजियाबाद वगैरह, वो लेके घुस जाते हैं, हमारे पास लाइसेंस है इसका। लेकिन लाइसेंस लेके भी तो आप नहीं जा सकते। जी, जी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था है कि पुलिस वाला भी सादी वर्दी में अपने आर्म्स लेकर नहीं जा सकता। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मान कौन रहा है कानून? जैसे मैंने कहा कि 10 स्पेशल सेल के लोग जो थे वो बिना किसी सूचना के 10 पिस्टल लेकर गए और उनके हाथ में पिस्टल नजर आ रही है। जी, जी। उस बात को छुपाने में लगे हुए हैं कि कैसे इस बात को गोल किया जाए कि पता ना चले। तो दूसरी बात यह है कि अपराधी को अगर आप कोर्ट के अंदर भी मार देते हैं और उसके बाद हम कहते हैं जी कि इसकी जांच होगी, तो जांच में अब तक ये नहीं पता चला कि कितनी गोली चली, उन अपराधियों ने कितनी चलाई या पुलिस वालों ने कितनी चलाई। अच्छा, कितनी गोली चलाई ये तो मैं समझता हूँ बहुत आसानी से CCTV कैमरे और उसमें कुछ जगहों पर माइक भी लगे होते हैं जो मुझे मालूम है। नहीं, कोर्ट के अंदर नहीं होते। अच्छा। कोर्ट रूम में जहाँ गोली चली है, गोगी के बदन में 18 गोलियां लगी हैं। अच्छा। अगर 2 लोग गए हैं, अगर उनके पास पिस्टल है तो उनको जो है उन्होंने तो 2 गोली 4 गोली लगा के मार दिया। तो गोगी के बदन में अगर आप देखेंगे 18 गोलियां, तो पुलिस वालों की भी मिलेंगी। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि अगर 4 आदमियों ने गोली चलाई है तो 4 आदमियों की गोलियों के वो होना चाहिए, अगर इन सारी गोलियों को इकट्ठा करेंगे तो। लेकिन आपको पता चलेगा और भी लोगों ने गोलियां चलाई वहाँ, और उसके बारे में जो है ये सारी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पहले से तैयारी थी, इतने लोग गोली चलाने के लिए तैयार थे, इतनी गोलियां चली। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि फिर तो ये आ जाएगा वो सिद्दीक कप्पन वाली बात कि रविंद्र जी कह रहे हैं कि तैयार थे, इनको जानकारी थी। तो ये कहना जो है तो नहीं, ऐसा नहीं था। यानी
मैं ऐसा नहीं कह रहा। हाँ, ठीक मैं कह रहा हूं कि हर गोली की जांच होनी चाहिए, किस हथियार से चली और किसकी थी। तब मैं कह रहा हूं कि 4 की जगह कई हथियार मिलेंगे जिनसे वो गोलियां चली, और इसकी जांच होनी चाहिए। और इसकी जांच जो है दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती। अपने ही अपराध की जांच आप खुद करेंगे, ये गलत है। न्यायिक सिद्धांत का जो है विरोध है। इसकी जांच जो है मैं आज कह रहा हूं, मेरा जबकि सीबीआई पे कोई यकीन नहीं है, लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि इसकी जांच जो सीबीआई से करानी चाहिए, दिल्ली पुलिस को भी, और सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना चाहिए कि जो रोहिणी में शूट आउट हुआ इसकी जांच जो है तो वो करेगी अगर सीबीआई, तो पता चलेगा इसमें क्राइम ब्रांच का क्या हाथ है, इसमें जो है स्पेशल सेल का क्या हाथ है। क्योंकि आप देखिए जैसे दिल्ली में एक स्पेशल सेल के एक एसीपी राजवीर थे, वो भी जो है सिपाही से जो है एसीपी बन गए। ऐसी जगत नारायण जो है वो भी सिपाही से जो है एसएचओ बन गया। तो ये जो एसएचओ बनने की जो परंपरा है कि 4 लोगों को मारो और प्रमोशन लो, इसकी एक पूरी जांच तहकीकात होनी चाहिए, और वो तहकीकात जो है इलाके की पुलिस नहीं कर सकती। सीबीआई एक नेशनल एजेंसी है, तो उसको गोरखपुर की जांच भी करनी है। तो दिल्ली में जो ये रोहिणी में क्राइम हुआ है इसकी भी जांच अगर सीबीआई करेगी तो हमें सच पता चलेगा, तब पता चलेगा क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। आज आपका ये ख़ास चूँकि मैदान है, आप खुद चूँकि वकील हैं और अदालतों में तजर्बा है और वहाँ के तमाम कानून आपको मालूम है, तो हमें आपसे बहुत सी जानकारी मिली। और ख़ास तौर पे आपने गोरखपुर वाले वाक़े के बारे में भी जिस तरह से बताया, वो बहुत ही अजीब सूरत हाल है कि एक इंसान को आईडी देखने के नाम पर ही मार दिया जाता है। और उसके अलावा जो ये सिद्दीक कप्पन की भी चार्जशीट है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको आपने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई नॉवल लिख दिया गया, हंसने वाली। तो हाँ, और मुझे इस बात पे यकीन है कि इस 5000 पेज की पूरी कहानी में ये आपस में कनेक्ट भी नहीं करेंगी जब कभी ये अदालत में जाएगी, चूँकि ये मुमकिन ही नहीं है कि जब झूठी कहानी हो तो झूठ कहीं ना पकड़ा जाए। खैर, ये वक्त बताएगा, अदालतें बताएंगी। अगर अदालत ने उस पर अच्छे से ठीक से काम किया, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंसाफ मिलेगा। लेकिन बहरहाल जिस किस्म के हालात हैं उसमें सभी को चिंता है कि इंसाफ मिले ना मिले, और ना मिलने के चांस आम तौर पर अब ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।